बिहार के विधानसभा चुनाव में अब चुनावी रंग चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पहले चरण के नामांकन का 17 अक्टूबर आखिरी दिन था और तब तक यहाँ पर 18 जिलों के 121 विधानसभा सीटों के लिए 1198 नामांकन पत्र जमा हो चुके हैं, जिनकी जांच भी शुरू हो चुकी है। पहले चरण के नामांकन दाखिल किए गए हैं, उसको वापस लेने की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। आपको ये भी बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के लिए जो नामांकन दाखिल करना है उसके लिए अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है। पहले चरण का जो मतदान है वो 6 नवम्बर को होगा और दूसरे चरण का मतदान 11 नवम्बर को होगा। हालात ये हैं, इंडिया गठबंधन ने तो अपने सारे उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर दी है। गठबंधन में जिसको जितनी सीटें मिली ये सब स्पष्ट हो चुका है, लेकिन कांग्रेस का जो महागठबंधन है आरजेडी के साथ, उसके पत्ते अभी तक नहीं खुल पाए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ये समझ से परे है। जो दबे सूत्र हैं राजनीति के, वो ये कह रहे हैं कि ये भी कहीं न कहीं महागठबंधन की एक चाल हो सकती है। चाल इसलिए हो सकती है कि जब सबके नाम तय हो जाएंगे, सबके सब सामने आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से विपक्ष को रणनीति बनाने का अवसर मिलता है। फिलहाल इंडिया गठबंधन ने अपने सभी 243 उम्मीदवारों के नाम और किस पार्टी के कैंडिडेट होंगे जाहिर कर दिया। उसके हिसाब से ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं आरजेडी और कांग्रेस का जो गठबंधन है अपने प्रत्याशियों को तय करेगा, जिस पर पत्ते वो नहीं खोल रहे हैं। मीडिया में अपने भले ही सूची नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं अंदरूनी जो सांठगांठ है इंडिया गठबंधन में हो चुकी है। कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन के कुछ राजनीतिक दल आपस में फ्रेंडली फाइट भी कर सकते हैं। फ्रेंडली फाइट इसलिए कि जहां पर बात नहीं बनेगी तो वहां पर तो ठीक है भाई, सब लोग मिलकर लड़ लो। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, इंडिया गठबंधन से जुड़े मुकेश सहनी की वीआईपी पार्टी 15 उम्मीदवारों के नाम उन्होंने फाइनल कर दिए हैं। मुकेश सहनी के बारे में आपको पता ही है कि वो अपने आप को डिप्टी सीएम घोषित कर चुके हैं। उस शर्त पर अगर महागठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो वो उप मुख्यमंत्री बनना चाहेंगे। उन्होंने दावा भी किया है महागठबंधन में, जिसका महागठबंधन के किसी भी नेता ने विरोध भी नहीं किया है। एक खबर ये भी आ रही है कि शायद मुकेश सहनी चुनाव न लड़े और पूरे प्रदेश में जहां जहां उनकी आवश्यकता, अपने समाज के लोग जहां रहते हैं वहां पर लोग प्रचार करें। एक जानकारी ये सामने आ रही है कि भले ही महागठबंधन की पूरी सूची जारी नहीं हो पाई, लेकिन कांग्रेस ने अपने 48 प्रत्याशियों की पहली सूची कल जारी कर दी है। इस बीच एक खबर ये भी है कि आरएलजेपी पार्टी का महागठबंधन में तालमेल नहीं बैठ पाया है, इसीलिए उन्होंने अपने 25 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी है। खास बात ये भी है कि शुक्रवार, जो कि पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन का आखिरी दिन था, उस दिन कुछ खास लोगों ने भी पर्चा भरा, जिसमें छपरा से आरजेडी के उम्मीदवार खेसारी लाल यादव, जो कि बहुत बड़ा नाम है, सांस्कृतिक कलाकार भी हैं, अलीनगर से मैथिली ठाकुर, जो कि लोक गायिका हैं बिहार की, और उन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। शुक्रवार के दिन उन्होंने भी पहले चरण के मतदान के तहत आखिरी दिन अपना पर्चा भी दाखिल कर दिया। पहले चरण के चुनाव में प्रमुख और लोगों ने फार्म भरा, उसमें तेजस्वी यादव राघोपुर है। हालांकि उन्होंने 12 तारीख को नामांकन दाखिल कर दिया था। वहीं तारापुर से सम्राट चौधरी ने नामांकन दाखिल किया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। खास बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 तारीख से बिहार के दौरे पर है। वहां पर उन्होंने पहले नीतीश कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात के लगभग 15 मिनट से 20 मिनट के बीच में उनकी बातचीत हुई। चिराग पासवान स्वयं अमित शाह के पास पहुंचे, उन्होंने भी उससे रणनीति संबंधी चर्चा की। तो देखा जाए तो अब पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। नामांकन वापसी की तारीख 20 है पहले चरण के, और दूसरे चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की तारीख भी 20 अक्टूबर ही है। तो बहरहाल कुल मिला के देखा जाए, अब से लेकर के 14 नवम्बर तक बिहार में चुनावी घमासान चलेगा। फिलहाल अमित शाह बिहार के चुनावी दौरे पर हैं। अब वहाँ पर धीरे धीरे अन्य पार्टियों के जो टॉप लीडर हैं, स्टार लीडर हैं, सब वहाँ पर अपनी अपनी बात रखने के लिए जाएंगे मतदाताओं के बीच में। अब देखना यह है कि बिहार के मतदाता इस बार क्या निर्णय लेते हैं। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी भी अपनी तीसरी सूची जारी कर चुकी है कल, जिसमें 50 लोगों के नाम शामिल हैं। वहीं पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो माले ग्रुप है, वो 20 प्रत्याशियों की लिस्ट वो भी जारी कर चुकी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जन स्वराज पार्टी, जो कि प्रशांत किशोर की है, इस बार पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में है। प्रशांत किशोर एक बहुत बड़ा नाम है जिसको सभी लोग मानते हैं, और बिहार की जनता के मन में भी प्रशांत किशोर के लिए एक अलग तरह की भावना है। और इस बार वो चुनाव हालांकि नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में अपने प्रत्याशी उतार रही है। प्रशांत किशोर की पार्टी को बिहार की जनता कितना तवज्जो देती है, इसका पता तो 14 नवंबर को ही चल पाएगा। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के इंडिया महागठबंधन के मुकाबले एनडीए के भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू वाले जो गठबंधन है, उसके बीच में सीधा मुकाबला तो होना ही माना जा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर की पार्टी भी एक निर्णायक भूमिका निभा सकती है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर
कर सकता। इसीलिए सबकी निगाहें प्रशांत किशोर की पार्टी के उम्मीदवारों पर भी टिकी हुई हैं। निश्चित रूप से लगभग एक सप्ताह बाद जब दिवाली मन जाएगी, छठ की तैयारियां चल रही होंगी, वहां से प्रचार का संग्राम शुरू होगा और 6 नवंबर तक जब पहले चरण का मतदान होना है तो 27-28 अक्टूबर के बाद 5 तारीख तक जबरदस्त घमासान देखने को मिलेगा बिहार में। कुल मिलाकर 14 नवंबर बिहार की तकदीर के फैसले का दिन होगा, जिस दिन ये पता चलेगा कि क्या एनडीए गठबंधन को बिहार की जनता एक मौका और देती है या फिर वहां परिवर्तन की राजनीति नजर आती है या फिर इन दोनों का नकार कर बिहार की जनता किसी नए तीसरे विकल्प के साथ खड़ी होती है। बहरहाल 14 नवंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा इसका नतीजा जानने के लिए। तब तक आप बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज T20। हमारा ये विश्लेषण बिहार के विधानसभा चुनाव संबंधित आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब करना भी। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ या किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।